Hello everyone, welcome to our channel P Talks, and I hope you all are doing great. So as you all know, this is the part 4 of mains preparation for Geoscientist 2024 and इसमें अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने सीक्वेंस बताई थी, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस कि हमें कहाँ कहाँ से कौन कौन से चैप्टर कैसे करने हैं, राइट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वी विल स्टार्ट द वीडियो एंड वी विल स्टार्ट द सिलेबस। तो दिस इज़ द GSI सिलेबस और इसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री जो पार्ट 3 है, पेपर 3 है, जिसमें एनालिटिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों आती हैं सॉरी। तो इसमें स्टार्टिंग करते हैं हम स्टार्ट करते हैं हम एनालिटिकल केमिस्ट्री से। इसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री ही डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम नेक्स्ट पार्ट में या फिर आगे वाले पार्ट में करेंगे। सो द फर्स्ट इज़ एरर्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, राइट। तो एरर्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि सिलेबस वाले में कि थोड़ा सा मुझे लेंदी लगता है, टाइम कंज्यूमिंग लगता है। तो मेरे केस में मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी, 1 महीने में ही मैंने पूरा सब कुछ किया था। तो फिर मैंने एरर्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस छोड़ दिया था, बिकॉज मैंने स्टार्ट किया था बट आफ्टर 1 डे आई रियलाइज़ कि अगर मैंने ये किया तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था कि देखी जाएगी, अगर एक क्वेश्चन आ जाएगा तो छोड़ दूँगी, क्योंकि इसके चक्कर में काफ़ी पोर्शन मेरा रह जाता, तो इसलिए मैंने ये वाला पार्ट छोड़ दिया था। तो आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जैसे अभी आपके पास 3 महीने हैं, टाइम है, तो और ये भी नहीं बोलूँगी कि आप इसको स्टार्टिंग में कर दो, नहीं, इसको आप लास्ट के लिए छोड़ो, ठीक है। अगर आपका बाकी सिलेबस हो जाता है और फिर आपके पास ऐसे लगता है कि नहीं, मैं इसको हम कर सकते हैं, इतना टाइम है आपके पास, तो फिर आप एरर्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो। और इसके लिए आपके पास मैं आपको सजेस्ट करूँगी 2 बुक्स के लिए। एक तो फंडामेंटल्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये आई एम सॉरी, ये वाली जो बुक है ना, आप इसका मैं आपको लिंक PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो फंडामेंटल्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है स्कूग एंड वेस्ट वाली, तो ये आप PDF भी ले सकते हो, या फिर अगर आपको भाई बुक से ही पढ़ना होता है तो आप बुक भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, ओके। तो मैं इसमें से आपको बताने वाली हूँ इंडेक्स में से कि कौन सा चैप्टर आपको कहाँ कहाँ मिलने वाला है। तो मैं बेसिकली 2 बुक्स रेफ़र करूँगी आपको कि आप दोनों बुक्स साइड बाय साइड रखना, जिसमें से भी जो चीज़ आपको अच्छे से मिल जाए, क्योंकि दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऐसा नहीं है कि दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं, बट कुछ ऐसा है कि एक टॉपिक उसमें दिया हुआ है, उसमें नहीं दिया हुआ, तो इसलिए बस मैं आपको बोलूँगी कि दोनों बुक्स को आप साइड बाय साइड रेफ़र करना, और जो भी चीज़ आपको एक बुक से नहीं मिले आप दूसरे में चेक कर लेना, ओके। और वैसे भी आप ये चीज़ भी कर सकते हो कि एक है दूसरी है प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसमें जस्ट अ मिनट, हाँ, दिस इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। इसका भी मैं जो PDF का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर लेना। और इससे क्या करना है, जो भी मैं आपको अभी सिलेबस दिखाने वाली हूँ वो दोनों में रेफ़र करके जो भी चीज़ आपको जहाँ पे इजी लगे कि नहीं इसमें अच्छे से दिया हुआ है, इसमें सारे मुझे टॉपिक्स दिख रहे हैं जैसा सिलेबस में दिया हुआ है, तो आप वो चीज़ वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी चीज़ें दोनों में ही गिवन है। तो दिस इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस एंड दिस इज़ फंडामेंटल्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस से। यस, तो ये है इसका इंडेक्स। फर्स्ट जो हमारा GSI का सिलेबस है इसमें एनालिटिकल में, वो है एरर्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये आपका जो ये चीज़ें हैं ना, 5th 6th 7th 8th चैप्टर, इसमें चीज़ें गिवन हैं, ऑल तो मैंने नहीं पढ़ी हैं, बट हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या करना है, 5 चैप्टर्स मैंने अगर येलो किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है आपको 5 चैप्टर्स में से सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ मत करना, जस्ट प्रिपेयर स्मार्टली कि जो भी मैंने चैप्टर्स येलो किए हैं, सॉरी
तो जो मैंने हाईलाइट किया है इस चैप्टर्स को आप रेफ़र करना, और जो भी आपके सिलेबस में गिवन है, उस जो टॉपिक्स गिवन है वो आप उसमें से चेक करने कि कौन कौन से गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते रहना, नोट्स बनाते रहना। अब नोट्स का मैं थोड़ा बताती हूँ, आइडिया देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। एरर्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया। इसमें फिर क्या है, सेपरेशन मेथड्स। स्टार्टिंग में है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, जिसमें आपका क्या है, सारी क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, प्लेट कंसेप्ट वगैरह, नॉर्मल, रिवर्स फेज, टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, देन एचपीएलसी, जीएलसी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ये आपका सब कहाँ पे मिलेगा, दोनों ही बुक्स में अवेलेबल है। दोनों बुक्स का मैं आपको बता देती हूँ। जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस है ये बुक, इसमें जो सेक्शन 5 है सेपरेशन मेथड्स, इसमें क्रोमेटोग्राफी वाला सब पोर्शन दिया हुआ है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशंस क्या होती हैं, जीसी, एचपीसीएलसी, एचपीएलसी, और ये चीज़ें गिवन हैं। आप इसमें से ऐसा नहीं है जैसे कि किसी भी चैप्टर में काफ़ी कुछ दिया होगा, बट आपको सिर्फ वही चीज़ें करनी है जो आपके सिलेबस में मेंशन है। ये नहीं है कि वहाँ पे 10 टॉपिक किए हुए हैं जीसी में, लेकिन आपके सिलेबस में फिर अगर 4 टॉपिक मेंशन है तो आपको सिर्फ 4 ही करने हैं। अगर मैंने पूरा जीसी हाईलाइट किया, इसका मतलब ये नहीं है आपको पूरा का पूरा चैप्टर करना है, ठीक है। जो सिलेबस में मेंशन है सिर्फ वही करना है। सिमिलरली फंडामेंटल्स वाली केमिस्ट्री में बुक में ये दिया हुआ है आपके पार्ट 4 में, काइनेटिक्स एंड सेपरेशन में, चैप्टर नंबर 31 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल सेपरेशन, जहाँ पे आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा। देन जीसी दिया हुआ है, एचपीएलसी दिया हुआ है, और जो मिसलेनियस सेपरेशन मेथड्स है इसमें आपका जो बाकी का चीज़ें हैं वो दिया हुआ है। जैसे 935 पेज है ना, तो हम शायद 940 पे गिवन है। ये देखो, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, टीएलसी क्या होती है, प्रिंसिपल्स क्या हैं टीएलसी के, देन और पेपर क्रोमेटोग्राफी। बस इतना ही पार्ट है इसमें, जो 4th वाला तो जो आपका ये सेपरेशन वाला पार्ट है, चैप्टर 31 करना है, 32 करना है, 33 करना है, और 34 में से जो मैंने आपको टीएलसी वाला पार्ट बताया वो करना है। टीएलसी और पेपर का तो 4 लाइन ही है। तो ये हो गया आपका क्रोमेटोग्राफी वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कौन से में है आपका, आई गेस इसमें नहीं है, हाँ वो इसमें है। जैसे ये है ना 782 पेज पे है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी, ये सिलेबस में नहीं है। एक्सट्रैक्शन जो पार्ट है ना वो है, उसमें एक्सट्रैक्शन में हम देखते हैं। आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा खुद से भी रेफ़र कर लेना, क्योंकि करना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैं 2 बुक्स का आपको साथ साथ बता रही हूँ, तो मे भी आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, बट हाँ इन दोनों बुक्स में ही आपको इंडेक्स देखो और चेक करो। अब ये देखो पेज नंबर, आई गेस इसमें नहीं है, नहीं इसमें नहीं है, वो फंडामेंटल्स में ही है। मैं बताती हूँ फंडामेंटल्स में कहाँ पे है वो, 1 मिनट। हाँ ये देखो, ये है पेज नंबर 852, ओके। तो पेज नंबर 852 हम जाके देखते हैं। ये देखिए, सेपरेशन बाय एक्सट्रैक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। फंडामेंटल्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये सब कुछ है, सब कुछ करना है एक्सट्रैक्शन में। सेपरेशन ऑफ वहाँ से स्टार्ट होगा। इनऑर्गेनिक स्पीशीज़ को हम कैसे करेंगे, मेटल आयंस एज अ चिलेट हम कैसे सेपरेट करेंगे। देखो अब ये ना डायरेक्टली ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो प्रिंसिपल, एफिशिएंसी, मैकेनिज्म क्या है, देन सोल्वेशन और चिलेशन से एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, देन एस्पेक्ट्स क्या होंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आयंस कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आपको
ब्रीफली नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब देखो मेटल एज क्लोराइड्स और नाइट्रेट्स हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। देन सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन भी पढ़ लेना आप, ओके ये भी एक्सट्रैक्शन में ही आता है, बस थोड़ा सा ही है। देन सेपरेटिंग आयंस बाय आयन एक्सचेंज, ये भी सिलेबस में है, यस। ये देखो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है ना, तो ये ऊपर वाले में नहीं थी, इसमें एक्सट्रैक्शन वाले में दिया हुआ है ये टॉपिक, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आपके सेपरेशन वाले में ही दिया हुआ है, सेपरेटिंग आयंस बाय आयन एक्सचेंज। तो ये वाला पार्ट भी आपको करना है, आयन एक्सचेंज इक्विलिब्रिया कैसे होता है, देन एप्लीकेशंस क्या है उस मेथड की, राइट। अब देखो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है, राइट। अब ये आगे क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन स्टार्ट हो गए हैं, वो जी मतलब GC HPLC वगैरह सब कुछ आ जाएगा, जो जिस भी बुक से पढ़ोगे आप इससे पढ़ लेना, अच्छा है, ये फंडामेंटल्स में गिवन है। अब देखो मैं जैसे आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ अब यहाँ पे, मान लो ये टॉपिक है हमारा एक्सट्रैक्शन वाला, तो अब आप सोचोगे कि ये वाला पार्ट भी है, इतना सब कुछ छोटे से पार्ट में ही है, तो बाकी की एनालिटिकल केमिस्ट्री हमसे कैसे होने वाली है, राइट। तो आपने ना हर एक चीज़ नहीं करनी, अब आपने करना क्या है, एक स्मार्ट तरीके से, मान लो अपना हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हो गया एक्सट्रैक्टिंग इनऑर्गेनिक स्पीशीज़, उसमें हमने मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस पूरे टॉपिक को पढ़ोगे, पढ़ लिया आपने पूरा का पूरा, यहाँ से सॉलिड यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको एक ब्रीफ आइडिया मिलेगा कि है क्या इसमें, कैसे सेपरेशन होने वाला है। अब आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट दी हुई है, बहुत ही या फिर एक्स्ट्रा है, उतनी हमारे लिखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला कि हम पूरा का पूरा, ऑल्दो हमें टॉपिक आता होगा बट फिर भी हम पूरा का पूरा नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए हम जब नोट्स बनाएंगे तो नोट्स हम बहुत कंसाइज वे में बनाएंगे, जो हमारे काम की चीज़ है। इसीलिए मैंने बोला कि नोट्स बनाने में अभी अगर आपका एक हफ्ता एक्स्ट्रा लग जाता है पढ़ने में, तो वो दे दो, क्योंकि लास्ट में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ये बुक देख के आपको रिवीजन करना बहुत महाभारत हो जाएगी फिर, ठीक है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि नोट्स बनाने हैं अभी से पहले, ताकि जैसे ये पूरा पैराग्राफ अगर 6 लाइन का है तो ट्राई करो आपको इस तरीके से लिखो कि उसको आप 3 लाइन में लिख दो, ठीक है। काम काम की जो चीज़ है सिर्फ वही लिखनी है नोट्स में, तो ऐसे करना है। जैसे ये इक्वेशंस है, सारी इक्वेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो ज़रूरी है, मान लो मेन इक्वेशन है, फिर जो लास्ट वाली इक्वेशन है, या फिर बीच वाले जो स्टेप्स हैं आपको इजी लग रहे हैं, तो मतलब बहुत ही कंसाइज वे में चीज़ें लिखनी है। ऑब्वियसली आप इतना तो कर ही लोगे। तो ये है नोट्स बनाने का तरीका, कि पूरी की पूरी बुक एज इट इज़ वहाँ पे नहीं छापनी, बहुत कंसाइज वे में लिखना है। अगर यहाँ पे 20 लाइन लिखी हुई है एक टॉपिक के बारे में, तो ट्राई कि आप 10 लाइन में उसको कवर कर दो, ओके। अरे ओके, तो इसके बाद है नेक्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स ऑफ एनालिसिस, जिसमें कि आपकी यूवी विजिबल, इंफ्रारेड, फ्लेम, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। तो ये जो तीनों टॉपिक्स हैं, ये तो दोनों मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोमेट्री हैं और ये एटॉमिक हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ना आपको मिल जाएंगी। हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स में। फंडामेंटल वाली बुक में आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स के नाम से जो पार्ट है 5th, इसमें जो 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये सारे के सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें से क्या है, ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर में आपको सारे का सारा सिलेबस, मान लो अगर मैंने बोला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, तो एब्जॉर्प्शन वाले में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत एटॉमिक वाले में मिलेगा, कुछ एब्जॉर्प्शन वाले में मिलेगा, तो वो आपको होता है ना कि कंबाइन करके और आपको नोट्स बनाने हैं,
ओके इसीलिए मैंने बोला कि नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ आप पेज पलटते ही रह जाओगे यार कहाँ से कौन सी रिवीजन करनी थी, कहाँ से कौन सा टॉपिक करना था। तो एक नोटबुक में अच्छी मोटी नोटबुक लो और नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके से, ताकि जब एक बार हो जाए तो कोई बात नहीं 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, बट जब रिवीजन हो तो बहुत फास्टली हो जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको एक एक चीज़ ध्यान में रख के, प्रिंसिपल क्या है इंस्ट्रूमेंटेशन की, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन है तो ट्राई करना जो भी जिस भी टॉपिक की इंस्ट्रूमेंटेशन है आप उसका एक डायग्राम बना लो, क्योंकि जितना अच्छा डायग्राम, मतलब डायग्राम बनाने से क्या होता है एग्जामिनर को पता चल जाता है हाँ इसको पता है, इसको आइडिया है, तो वो कहता है इतना अच्छे से पढ़ेगा भी नहीं, क्या पता आंसर, मतलब मार्क्स थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं, सीधी सी बात है। तो आपको ये सब क्या करना है, टॉपिक्स आपको फंडामेंटल से आप कर लेना। ओके फंडामेंटल से कर लेना, चाहे प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल में भी गिवन है ये, जैसे दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये सब गिवन है, कंपोनेंट्स कैसे हैं, इंट्रोडक्शन, मतलब है ना कि ऐसा है दोनों बुक में से कोई चीज़ किसी में ज़्यादा अच्छे से गिवन है, कोई पार्ट किसी में अच्छे से गिवन है, तो वो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, देख लेना दोनों बुक्स में से अकॉर्डिंग टू सिलेबस कि ये वाली चीज़ बिल्कुल क्लियरली गिवन है, कम पेजेस पे और अच्छे से गिवन है, तो उस तरीके से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा दोनों बुक्स में। तो ये तीनों चीज़ें हो गई। देन है थर्मल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, ये आपने करना है फंडामेंटल में कर सकते हो, इसमें गिवन है एक मिनट, नहीं ये प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल वाले में गिवन है। अब जैसे देखो ये वाला टॉपिक उसमें नहीं मिला मुझे, मे बी स्किप हो गया, तो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल वाले में चैप्टर 31, ठीक है 820, इसमें है ना 820 वाले में क्या करना है आपको, ये वाला पोर्शन खोलना है, और ये जो जैसे ना चैप्टर में काफ़ी कुछ गिवन है, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, देखो बहुत कुछ गिवन मिलेगा आपको। अब मानो कि फर्नेस में काफ़ी कुछ गिवन है, लेकिन इतना थोड़ा ना लिखने वाले हैं, फर्नेस में आपको पता होना चाहिए क्या है कैसे क्या है, तो उसमें बस आपने 5-6 लाइन लिख दी ताकि क्वेश्चन आए तो आपके पास कुछ लिखने को हो। 5 to 6 लाइन्स आर मोर देन सफिशिएंट। तो देखो कितना है, सिर्फ थियोरी पता होनी चाहिए, प्रिंसिपल पता होना चाहिए, टेक्निक्स पता होनी चाहिए कैल्शियम मैग्नीशियम की। टीजीए में सिर्फ इतना सा है, नेक्स्ट वो स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा स्मार्टली आप देखना इसमें ये वाला पार्ट। ओके देन है एक्सरे मेथड्स और आईसीपी, ये इसी में कवर हो जाता है, ये आपके जो चैप्टर्स है ना इसी में ही आ जाएगा ये। ओके मास स्पेक्ट्रोमेट्री में आईसीपीएमएस आ जाएगा, और इसमें भी अच्छे से गिवन है, तो आप देख लेना कि दोनों में से कौन सी चीज़ आपके लिए बढ़िया है, जो भी आपको मतलब सही लगे कि नहीं इसमें अच्छे से गिवन है, तो आप जैसे मास वाले में आईसीपीएमएस अच्छे से गिवन है, प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल वाले में, तो वो आप वहाँ से कर लेना। तो दोनों बुक्स को साथ साथ रेफ़र कर लेना, सीधी सी बात यही है। और फिर है तो एक्सरे वाला हो गया, देन है आईसीपीएमएस भी हो गया, ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री में मिल जाएगा आपको। देन है एनालिसिस ऑफ जियोलॉजिकल मटेरियल्स, देखो इसके लिए स्पेसिफिक यहाँ पे एनालिटिकल में कोई बुक नहीं है कि भाई हाँ ये सब चीज़ें आपको, क्योंकि मुझे नहीं पता, अगर होगी भी तो एक्चुअली आई डोंट नो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को आप लास्ट के लिए रखना, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। एनालिटिकल पूरी जब हो जाए तब क्या करना है, आप कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, या तो आप ChatGPT पे लिख लेना, या फिर आप गूगल कर लेना कि आपको कहीं से PDF मिल जाए। ओके तो ये चीज़ आप, अगर मैं हुआ तो ट्राई करूँगी कि मैं PDF प्रोवाइड करूँ जितना भी मेरे पास है इस चीज़ का। तो ये आपको गूगल करके क्या करना है, जैसे कि MnO2 इन पायरोल्यूसाइट है, इसकी एनालिसिस करनी है, तो आप जब करोगे तो आपको थोड़ा बहुत थ्योरी मिलेगी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस टॉपिक पे एक पेज, सिंगल साइड एक पेज अगर आप लिख लोगे मोटा मोटा सा कि हाँ कैसे एक्सट्रैक्शन होता है, एनालाइज होता है, बस ठीक है, इतना काफ़ी है। ये नहीं है कि इन टॉपिक्स को आपको 5-5 पेजेस चाहिए, नहीं, एक एक पेजेस एक साइड बहुत है, आप बस लिख लेना, नोट्स बना लोगे एक बार, फिर बार बार आपको गूगल करने की ज़रूरत नहीं होगी, या इधर उधर छानबीन करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके अब जैसे इंट्रोडक्शन टू पेट्रोलियम, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ें ना जैसे डॉक्टर टेस्ट, एनालिटिकल पॉइंट, तो मैंने क्या किया था
कि गूगल से ही देखा था क्या था, मुझे समझ भी आ गया, फिर मैंने उसके नोट्स बना लिए कंसाइज वे में, फिर मैं आगे रिवाइज करती रही। बस इतना ही आपको करना पड़ेगा। क्लाउड पॉइंट क्या है, पोर पॉइंट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू क्या है, ऐश कंटेंट क्या होता है, लेड को पेट्रोलियम में कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो ये चीज़ के लिए आपको गूगल की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। लेना, हेल्प लेना, चैट जीपीटी से लेना, और फिर नोट्स बनाना अच्छे से। एक पेज, मतलब एक टॉपिक पे, जैसे ये है डॉक्टर टेस्ट है, हाफ पेज बहुत है, 7-8 लाइन बस। एनालिन पॉइंट पे भी, तो ये करके आप ये वाला भी कर लेना, इंट्रोडक्शन टू पेट्रोलियम, नोट्स बना लेना अभी। देन है टाइप्स ऑफ कोल एंड कोक। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको नोट्स ही बनाने पड़ेंगे, और मतलब एक बार आप चेक करके देखना अगर आपसे होता है तो नहीं, अदरवाइज़ अगर मुझे टाइम मिलेगा या फिर पॉसिबल हो पाएगा तो आई विल ट्राई कि ये वाले टॉपिक्स मैं आपको करवा दूँ, ठीक है। बट हाँ, उससे पहले पहले ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ऊपर वाला पार्ट है, तो सबसे ज़्यादा फोकस आपका ऊपर वाले A6 तक होना चाहिए, ओके। नीचे वाले पार्ट पे नहीं कि यार ये हमारा है नहीं, ये वाला तो हमारे पास पढ़ने के लिए हो गया तो इसको देख लेंगे, पहले इसको जुटा लेते हैं, तो वो मत करना, ठीक है। पहले यहाँ तक बहुत अच्छे से कीजिए, फिर A7 पार्ट पे आइए, ओके। आते हैं इसमें ये जो छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ना, विस्कोसिटी या फिर एनालिसिस करना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, फिर 5-5 मार्क्स में छोटे मार्क्स के जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना कंपल्सरी वाला, उसमें आते हैं, ओके। तो ये था अबाउट एनालिटिकल केमिस्ट्री, एंड आई होप कि एनालिटिकल केमिस्ट्री आपको क्लियर हो गई होगी कैसे कैसे करनी है। सबसे मेन चीज़ आपको टॉपिक्स पता चल गए, बुक्स के चैप्टर्स पता चल गए। सबसे मेन चीज़ है आपको उनको पढ़ के कंसाइज वे में आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं बनाओगे तो आप ब्लंडर मिस्टेक कर दोगे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बुक से बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर पाओ, ठीक है। क्योंकि आप लिखोगे, नोट्स बनाओगे खुद से समझ के, तो आपकी जो कंसेप्ट है ना वो चीज़ का, वो और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि आप खुद से लिख रहे हो समझ के कि मैं इसको अच्छे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, कंसाइज वे में कैसे इस तरीके को, मतलब इस लाइन को हम सेम मीनिंग रहे बट फिर भी कम वर्ड्स में मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो वो चीज़ क्या होगी कि आपके माइंड में उस टॉपिक को बैठा देगी। लेकिन बस बुक पढ़ते रहोगे, कभी कभी क्या होता है कि लाइन पढ़ते रहते हैं, दिमाग कहीं और होता है, तो लेकिन लिखते वक्त दिमाग कहीं और नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ट्राई करना एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए, इतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। मैंने तो बेशक अगर जितना आपको बताया उससे तो कम ही किया होगा, ओके। तो दिस वाज अबाउट एनालिटिकल केमिस्ट्री। एंड फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट में, कोई टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, so that I can see and I can try to solve that, okay. So yeah, tata, bye bye, and all the very best for your preparation. Thank you.